जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आगे आज हम लोग इस वीडियो में दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उन दर्पणों का उपयोग डायरेक्ट पूछता है कि उपयोग इस कार्य के लिए कौन सा दर्पण का होता है दोस्त। और हम लोग पढ़ते पीरियड में इन सबको छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और परीक्षा में नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। देखिए दोस्त, पहला है टॉर्च। जो हम टॉर्च प्रयोग करते हैं तो आप देखे होंगे टॉर्च के अंदर इस तरह का आकृति बनी होती है दोस्तों, और यहाँ पे ऐसे होता है और यहाँ पे बत्ती बर रही होती है। यहाँ पे जो है बत्ती बर रही होती है दोस्त। तो जो हमको ये दिखाई दे रहा होता है दोस्तों, जो ये वाला हिस्सा है, ये अंदर से चमकीले पदार्थ से कलई किया रहता है। तो दोस्त, जो इसकी आकृति है दोस्त, ये वाला आकृति चाहे ये वाला आकृति, इसके अंदर साइड से क्या है, वास्तव में पीछे साइड से होता है कलई। इसमें दोस्त ऐसे होता है। आपको पता है कि जब पीछे साइड से इस तरह कलई किया गया होता है तो प्रकाश का परावर्तन आगे तल से होता है, इस सतह से होता है, वक्र सतह से होता है। तो इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। यहां भी वही हाल है, बाहर कलई किया गया है और जो अवतल हिस्सा है प्रकाश का परावर्तन वहीं से होता है, इसलिए हम उसको अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो टॉर्च होता है उसमें जो परावर्तक तल प्रयोग किए जाते हैं वह अवतल दर्पण होता है दोस्त। आप देख सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। अगला है सर्च लाइट। यह भी एक प्रकाशिक यंत्र है, उसमें भी प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। वाहनों की हेडलाइट, ये वास्तव में टॉर्च का ही उदाहरण है। जो वाहन होते हैं, बस, गाड़ी, बाइक, जो भी होता है दोस्त, जो उसके आगे जो बत्ती लगी रहती है, इसको हेडलाइट बोलते हैं। वहां भी परावर्तक तल अंदर लगा होता है, यहाँ पे बल्ब होता है। तो जो परावर्तक तल है वह अवतल दर्पण का कार्य करता है, क्योंकि उसके अवतल स्थिति से प्रकाश का परावर्तन होता है दोस्त, जो अभी हम लोग इस फिगर में देखे दोस्तों। सेकेंड इसका उदाहरण है शेविंग दर्पण। जब हम दाढ़ी बनाते हैं सैलून के अंदर या घर पे, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? तो दोस्तों, हम लोगों ने फिगर देखा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उसमें हमने देखा था कि हर समय दर्पण में प्रतिबिंब तो उल्टा बन रहा था, लेकिन मैक्सिमम टाइम वस्तु से बड़ा बन रहा था। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा दर्पण में देखें दाढ़ी बनाने के लिए, तो जो हमारे दाढ़ी के बाल हैं वह बड़े दिखें, जिससे कि उसको मैक्सिमम बढ़िया से काटा जा सके। तो हमारे बाल उसमें बड़े दिखने चाहिए दोस्त। और बाल को बड़ा दिखने के लिए हम दर्पण प्रयोग क्या करने वाले हैं? अवतल। क्योंकि उत्तल दर्पण प्रयोग करेंगे तो उसमें हर एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा था दोस्त, और हमको यहाँ पे बड़ा फिगर चाहिए, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शेविंग दर्पण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा बाल जो है बड़ा दिखे। दोस्तों,
जो दांत के डॉक्टर होते हैं और दांत को उखाड़ने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करते हैं, वह यंत्र अवतल दर्पण ही होता है। इसका लॉजिक सिंपल सा है कि वह दांत को बड़ा देख पाए, कि उसको आसानी से उखाड़ पाए या इलाज कर पाए दोस्त। तो उसका उद्देश्य है उस दांत को बड़ा देखना। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को भट्ठियों में केंद्रित करने के लिए जो भट्ठियां होती हैं जिसमें तापमान पैदा किया जाता है, उसका एक उदाहरण सोलर कुकर भी है। तो वहां प्रकाश को एकत्रित किया जाता है। समांतर प्रकाश आ रही है या फैली हुई प्रकाश आ रही है और दर्पण पर पड़ेंगी, तो दर्पण पर से वो सब प्रकाश एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, तो तापमान बढ़ जाएगा दोस्तों। तो हमने बताया था कि जो अवतल दर्पण है यह वास्तव में क्या करता है, यह प्रकाश को इकट्ठा करता है दोस्त, प्रकाश को इकट्ठा करता है एक बिंदु पर, इसलिए इसका नाम अभिसारी दर्पण भी होता है। हमने इसका चर्चा किया था पिछले वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा दोस्त। तो भट्ठियों में प्रकाश को इकट्ठा करना है तापमान बढ़ाने के लिए, तो हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा दोस्त। आगे हम देखते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां होता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग ज्यादा नहीं होता है, आप ध्यान दीजिएगा। एक बात और थोड़ा सा देख लीजिए दोस्त, इसमें जो ये वाहन होते हैं दोस्त, जो वाहन का हेडलाइट होता है उसमें, या टॉर्च होता है उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, इसका एक और कारण है। और वह कारण यह है कि आपको हमने बताया था दोस्त कि यदि कोई अवतल दर्पण है और ये फोकस है और फोकस पर कोई वस्तु रखा जाएगा, तो ये फिगर नंबर 5वां होगा, याद रखिएगा। तो फिगर नंबर 5वां हमने पढ़ाया है। तो जब वस्तु फोकस पर होगी डायरेक्ट, प्रतिबिंब कहां बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर दोस्तों। प्रतिबिंब कहां बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। आपने देखा था इस चीज को, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा दोस्त, ये देखा था। इसके अलावा आप एक बात और देखे थे कि यदि अवतल दर्पण है और इसके फोकस ये है दोस्त, और फोकस से कोई किरण चलती है, परावर्तित होती है, तो ये समांतर हो जाती है दोस्त। ये भी आपको बताया गया है कि मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद समांतर हो जाती हैं। तो दोस्तों, जो हेडलाइट होता है वह इस तल से, जो उसमें बल्ब लगा होता है, वह उस परावर्तक तल, उस अवतल दर्पण वाले तल के फोकस पर लगा होता है। तो यहां जब बत्ती बढ़ती है, जब बल्ब बढ़ता है दोस्त, तो प्रकाश निकलती है और मैक्सिमम प्रकाश जाती हैं, टकराती हैं, समांतर जाती हैं, जाती हैं, टकराती हैं, समांतर जाती हैं। और हम चाहते ही यही है कि जो प्रकाश हो वह समांतर ही निकले लाइट से, जिससे दूर तक जा सके दोस्त। तो एक लॉजिक ये भी है कि हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं हेडलाइटों में। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। तो जो फिजिक्स होता है थोड़ा सा लॉजिकली होती है, कॉन्सेप्चुअल होती है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। तो उत्तल दर्पण में दोस्तों केवल सबसे अधिक कोई बढ़िया उदाहरण है, वो है ड्राइवर के पास, किसी भी वाहन के ड्राइवर के पास जो दर्पण लगा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। उसको हम लोग पक्ष दृश्य या विंग भी बोलते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन दिया रहेगा, पक्ष दृश्य, पृष्ठ दृश्य, या अंग्रेजी में हम विंग बोलते हैं दोस्त।
तो बस ध्यान दीजिएगा कि जो वाहन ड्राइवर के पास दर्पण होता है बगल में, उसको हम पश्च दृश्य या विंग बोलते हैं। तो ऑप्शन में ध्यान दे दीजिएगा क्या है। वहां प्रयोग क्यों होता है आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। हमने बताया था कि जब उत्तल दर्पण है तो इसका कोई भी प्रतिबिंब इस दर्पण से लेकर अनंत के बीच में कहीं पर भी वस्तु देखेंगे आप, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके फोकस और दर्पण के इधर बीच में ही बनेगा दोस्त। इससे ये मतलब निकलता है कि इस दर्पण से पीछे कहीं पर भी, मतलब दूर तक अधिक कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब आसानी से इसके बीच में बन जाएगा। अगर ड्राइवर यहां पे है तो ड्राइवर के पास ही वस्तु को दिखाई देगी, प्रतिबिंब दिखाई देगा। वस्तु बहुत दूर है लेकिन प्रतिबिंब कहां दिखाई देगा, ड्राइवर के नजदीक दिखाई देगा दोस्त। छोटा बनेगा लेकिन दूर के वस्तु को भी दिखा देगा आसानी से। तो ये कारण है दोस्त कि हम वहां पे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। दर्पण में कुछ और बातें हैं, जैसे में दर्पण का सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्या होती है, देखते हैं उसको। दोस्तों दर्पण का सूत्र जो होता है 1/में F बराबर 1/में भी प्लस 1/में U होता है। दोस्तों इसमें जो F, U और V प्रयोग हुआ है वो क्या है हम देखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चाहे दर्पण कोई भी हो, उत्तल या अवतल, ये मुख्य फोकस होता है दोस्तों। तो मुख्य फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। और जो वक्रता केंद्र होता है दोस्तों, पोल से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है इसको कैपिटल R से हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो स्मॉल f और कैपिटल R में संबंध क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस फोकस दूरी के दूना जो होता है वक्रता त्रिज्या होती है, अर्थात R का मान जो होता है 2f के बराबर होता है। या दोस्तों यहां से आप पाएंगे कि कैपिटल R/2 बराबर f, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है फोकस दूरी होती है। पहला बात दोस्तों इसके अलावा ये दर्पण है और यहां पे कोई वस्तु है दोस्तों, ये प्रतिबिंब बना, मान लीजिए कल्पना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो वस्तु है ये वस्तु है, ध्यान दीजिए। तो वस्तु का दर्पण से अर्थात पोल से, ध्रुव से, दर्पण से जो दूरी होगी उसको हम U से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। और जो प्रतिबिंब यहां बना है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होती है दोस्त वह भी होती है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी U होगी दोस्त, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी लिया जाता है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यह फोकस दूरी है, भी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और U दर्पण से वस्तु की दूरी है दोस्त। अब इसमें चिन्ह परिपाटी होता है दोस्त, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, आप मैनुअली समझ सकते हैं। देखिए कैसे दोस्तों, U को हमेशा ही, चाहे कोई दर्पण हो, उत्तल चाहे अवतल हो, अवतल दर्पण के बाएं ही रखा जाता है। अवतल या उत्तल दर्पण कोई भी हो उसके बाएं रखा जाता है दोस्त। ध्यान दीजिए, अगर ये हमारा दर्पण है उत्तल या अवतल, तो कुछ नहीं करना, जहां दर्पण होता है वहां पे एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक छारी लाइन खींच लीजिए।
ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे धरती के लंबवत हो, और क्षैतिज का मतलब होता है जो हमारे धरती के समानांतर हो दोस्तों। तो धरती के समानांतर क्षैतिज और धरती के लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है, जो आप कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे, गणित में पढ़े होंगे दोस्त। तो आपको पता है कि हमारा मूल बिंदु जहां काटती हैं दोनों रेखाएं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, वो मूल बिंदु होती है। मूल बिंदु को ऊपर जो लिया जाता है धन लिया जाता है, नीचे लिया जाता है ऋण दोस्तों। दाएं धन लिया जाता है और बाएं ऋण, ऐसा ही बस करना है दोस्तों। तो यू हमेशा ऋण होगा, क्यों? क्योंकि ये ऐसे बनाएंगे आप तो इसके हमेशा बाएं ही रहेगा यू, क्योंकि हमेशा वस्तु को दर्पण से बाएं ही रखा जाता है। तो ये हमेशा यू का मान ऋण होता है, लेकिन भी का मान धन और ऋण दोनों हो सकता है दोस्तों। देखिए कैसे, तो भी का मान जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो हम बाएं बन रहा है प्रतिबिंब तो ऋण ले लेंगे, और जब दर्पण के पीछे बनता है कभी तो उसको उस समय हम ये दाएं चला जाएगा, इस अक्ष के दर्पण के दाएं चला जाएगा, तो उस समय भी का मान धन हो सकता है दोस्त। इस तरह से फोकस दूरी धन भी होती है ऋण भी होती है दोस्त। तो देख लीजिए कैसे, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तल दर्पण है दोस्त तो इसका फोकस दूरी इधर होगा, क्यों गोला इधर बनेगा तो फोकस इधर होगा दोस्त। और जब फोकस इधर होगा तो फोकस दूरी क्या होगी, धन की ऋण। बाएं साइड है तो ऋण होगी, और जब उत्तल दर्पण लेंगे आप तो इसका फोकस इधर होगा दोस्त, तो इसकी फोकस दूरी जो होगी ये वाला होगी, क्योंकि दाएं है इसलिए धनात्मक होता है दोस्त। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि फोकस दूरी, अगर मान लीजिए सवाल या प्रश्न में दे दे कि ऋण 15 फोकस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला दर्पण कौन सा दर्पण है, ऋण 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला दर्पण कौन सा दर्पण है दोस्त। तो आप कहेंगे तो पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन मैंने कहा कॉन्सेप्ट समझिए, वो भी आप कर सकेंगे दोस्त। तो ऋण 15 सेंटीमीटर कह रहा है, इसका मतलब कि ऋण किस दर्पण में फोकस दूरी हो सकता है, वही होगा दोस्त जब फोकस दूरी दर्पण से बाएं होगी, और दर्पण से बाएं फोकस दूरी कहां होती है दोस्त, तो वो अवतल दर्पण में होती है, आप देख सकते हैं। तो एक बात और याद कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋण होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी धन होता है दोस्त। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा शार्ट ही चल रहे हैं, हम लोग प्रूफ या डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। तो आपके लेवल में जो है वही पढ़ाया जा रहा है, डेरिवेशन इत्यादि जो है इंटरमीडिएट में है, तो उतना डीपली नहीं जाना हम लोगों को। तो देखिए आगे देखते हैं क्षमता क्या है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपको मुख्य बात यही ध्यान देना है, ये सब आपको उसके जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं। दर्पण में आवर्धन की भी एक टर्मोलॉजी होती है, वो क्या है दोस्त, आवर्धन को अंग्रेजी में हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और वहीं से एम को लिया गया है दोस्त। इसका मतलब होता है मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई करना मतलब आवर्धित करना। आवर्धित करना मतलब किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाना, इसे हम आवर्धन कहते हैं दोस्त। तो वही देखते हैं। तो दोस्तों हर दर्पण वस्तु से प्रतिबिंब को बड़ा या छोटा करता है दोस्त। तो छोटा बड़ा करना वह आवर्धित करना ही कहलाता है। एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, छोटा करना नेगेटिव और पॉजिटिव करना पॉजिटिव, बड़ा करना पॉजिटिव। तो दोस्त देखते हैं इसमें सूत्र क्या होता है, आई बटा में ओ। आई का मतलब इमेज की लंबाई, इमेज प्रतिबिंब की लंबाई दोस्तों, कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है। और ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा दोस्त वस्तु, इसका मतलब हो जाएगा वस्तु। वस्तु की लंबाई, वस्तु की ये लंबाई है दोस्त।
प्रतिबिंब की लंबाई यदि हमको पता है कितना बड़ा बना है और वस्तु की लंबाई भी पता है कितना बड़ा वस्तु थी, तो जब हम भाग करेंगे, जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब बना है 25 सेंटीमीटर का, वस्तु थी 5 सेंटीमीटर का, तो हम जब भाग करेंगे दोस्त कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब वस्तु से 25 कौ गुना है? 5 गुना है। अर्थात वस्तु से इमेज कितना बड़ा लंबा है? तो 5 गुना लंबा जो है वो प्रतिबिंब बना है। उस 5 गुना लंबा प्रतिबिंब कौन बनाया है? तो वह दर्पण ने बनाया है ना, तो वह दर्पण का आवर्धन क्षमता कहलाएगा दोस्त। तो दर्पण से हम लोग 10 गुना 20 गुना बहुत बड़ा गुना करके प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो उस दर्पण के उस गुण को, बड़ा करने के गुण को, छोटा करने के गुण को ही हम आवर्धन क्षमता या आवर्धन बोलते हैं दोस्त। तो ये होता है सूत्र। सूत्र इसका एक और होता है दोस्त, ऋण भी बटा में यू। भी क्या है अभी हमने देखा, बटा में यू क्या हमने देखा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कंबाइन में है, तो ये यम का मान ये दोनों होते हैं दोस्त। तो ये सूत्र प्रयोग सवाल में होंगे। तो हम आगे जो वीडियो बनाएंगे, जो आगे वीडियो में पढ़ेंगे, वो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इस पर संबंधित सवाल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त। धन्यवाद।